हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। बाकी कोर्सेज का जो हाईलाइट है उसको मेंशन किया गया है इस स्लाइड में, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फर्दर किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, डोंट बी शाय, डीरेगुलेट। तो ये जो आर्टिकल है अबाउट डीरेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो स्पेशली ये जो आर्टिकल है इकोनॉमिक सेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिक डीरेगुलेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो आर्टिकल है उसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं रहता है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल काफ़ी सारे पैमाने होते हैं, उससे हमें ये चीज़ें देखनी होती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का जो इकोनॉमी है आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब 1950s में जो इकोनॉमिक जर्नी था हमारे देश का, उसको स्टार्ट किया विथ सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम गाइडेड बाय सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था, जो आपका यूएसएसआर था उस समय, आज का जो रशिया है, तो वहाँ सेंट्रलाइज प्लानिंग थी अंडर लेनिन। तो उसी के द्वारा हमारा देश जो है अनुप्रेरित हुआ और सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम अपनाया, और 1951 में हमने पहला जो प्लानिंग है उसको किया। तो अब जब प्लानिंग की जाती है तो उससे क्या होता है, या फिर जब सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी द्वारा गाइडेड होती है इकोनॉमी, तो उसमें प्राइवेट सेगमेंट को ज़्यादा सहूलियत नहीं दी जाती है टू डू बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नहीं रहता है। तो इसीलिए हम नेहरूवियन एरा हो या फिर इंदिरा गांधी का एरा हो, उस समय अगर हम देखें तो आपका जो प्राइवेट कैपिटल था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी रेगुलेशन था, डिफरेंट लॉज लाइक एमआरटीपी एक्ट जो आपके प्राइवेट कैपिटल को डिस्करेज करती थी, या फिर जो बैंक है या फिर बिजनेसेस है उसको नेशनलाइज करना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टिल 1991 हमारे देश का जो इकोनॉमी था वो मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल था, विथ मिनिमम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इसके वजह से क्या हुआ, बाय द ईयर ऑफ 1990s या फिर आप 1980s के दशक से ही 1990 तक अगर देखें तो हमारे देश में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वो कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट रही। फॉर एग्जांपल हाई इन्फ्लेशन रहना, डिमांड के हिसाब से गुड्स ना रहना, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम न रहना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ना रहना, और फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आना इन 1990s। और उसी के वजह से क्या हुआ, 1991 में हमारे देश का जो इकोनॉमी है उसको डी रेगुलेशन करने का जो पहला पड़ाव है, जो पहला स्टेप है, वो लिया गया। और 1991 में जैसे कि आप सभी को पता ही है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया गया एनईपी, जिसके तहत जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। लिबरलाइजेशन के तहत जो बिजनेसेस है उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो ओवर रेगुलेशन था, लाइसेंसिंग सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, उसको बहुत हद तक मिनिमाइज कर दिया गया। इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को सहूलियत मिली और प्राइवेटाइजेशन हुआ, और डिफरेंट जो आपकी नेशनलाइज कंपनीज थी उसको भी गवर्नमेंट ने फेज वाइज मैनर में प्राइवेटाइज करने लगे। जो कंपनीज आपकी लॉस मेकिंग थी या इनइफेक्टिव थी उसको प्राइवेटाइज किया गया। और ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या हुआ, जैसे कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो कंपनीज है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो एमएनसीज है, स्पेशली जो वेस्टर्न नेशन है, उनके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में एंटर करने लगे। और उससे क्या है, टेक्नोलॉजी हो या फिर मैनेजमेंट हो या फिर जो रिक्वायर्ड कैपिटल हो, ये सभी चीज़ें आने लगी। और इससे हम देख सकते हैं कि 1991 के बाद जो इकोनॉमी 1991 से पहले
2-3%, कभी 4% के दर से डेवलप कर रही थी, वो इकोनॉमी मिनिमम 6% तक ग्रो करने लगी और मैक्सिमम 8-9% तक भी जो ग्रोथ है वो जाने लगा। हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो हमने देखा कि हम अबव 6% ही अचीव कर रहे थे। तो उस समय 1991 का जो मोमेंट था उसमें एक क्राइसिस का सिचुएशन आ गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट को डी रेगुलेट करना पड़ा, डी कंट्रोल करना पड़ा, डी लाइसेंस करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था। तो उसी तरीके का जो एक मोमेंट है वो अभी हमें फिर से ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज आज के समय पे अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि बिजनेस करने की जो सहूलियत है वो अभी भी आपके 1991 के पहले के हिसाब से तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी जितना डिजायर्ड एक्सपेक्टेड लेवल है, डिजायर्ड लेवल है, उतने लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि डोंट बी शाई, डी रेगुलेट, कि शर्माना नहीं है, डी रेगुलेट करना है। और डी रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी है आज के समय पे। क्यों? बिकॉज इंडिया इज़ अ इमर्जिंग इकोनॉमी, नंबर 1। 2 नंबर, इंडिया क्या है? सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड रहने वाला देश है। तीसरा, हमारी इकोनॉमी में जो टेक्नोक्रेट्स चाहिए या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ है? ओवर रेगुलेशन में है। तो नो डाउट 1991 में आपका काफ़ी हद तक डीरेगुलेशन किया गया, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। तो उस चीज़ को क्या है, हमें मिनिमाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो टाइम बाउंड तरीके से हमें डीरेगुलेशन करना ज़रूरी रहेगा। तो ये था इस आर्टिकल का जो आपका मेन सब्सटेंटिव पार्ट है। अभी इसका और हम इसमें आपका जो एड ऑन कर सकते हैं वो देखते हैं आगे। 1991 में हमने देखा लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज, इसको मिनिमाइज कर दिया गया। 1991 के रिफॉर्म के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, जो मैंने ऑलरेडी अभी मेंशन किया। 1991 के बाद हमने जो रिफॉर्म देखा वो इंक्रीमेंटल लेवल पे देखा गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जो डिजायर्ड लेवल से कम है। तो अभी का समय पे हमें क्या चाहिए? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाना है, जो रेड टेपिज्म है उसको बढ़ाना है, जो ओवर रेगुलेशन है उसको जो रेड टेपिज्म है उसको घटाना है, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है उसको घटाना है, और बिजनेस में सहूलियत लानी काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी का 1-2 स्टेप आप देख सकते हैं। जो टैक्स लॉ है उसको सिंप्लीफाई किया गया बाय ब्रिंगिंग जीएसटी। फिर जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ताकि जो बिजनेस है जो इंसॉल्वेंट है उनको फटाफट निपटाया जा सके, ताकि जो बैंक का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो अभी चैलेंजेस क्या क्या है आज के समय पे अगर देखें? टू इम्प्लीमेंट डीरेगुलेशन और टू ब्रिंग रिफॉर्म और टू ओवरहोल द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। एक ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस देखा जाता है बाय द सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है उनको पावर कहाँ से मिलती है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड कॉम्प्लेक्स लॉ, जिसकी वजह से उनके आगे झुकना पड़ता है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस देखा जाएगा चेंज जब लाया जाएगा। एक पॉलिटिकल रिस्क भी है कि जो गवर्नमेंट डीरेगुलेशन करना चाहेगी उसको क्या पता ओपोजिशन पार्टी आपका एक सेंसेशन बना दे कि गवर्नमेंट प्रो कॉरपोरेट है, एंटी पुअर है। तो ये भी एक डर है कि रूलिंग पार्टी पावर से बाहर जा सकती है, तो उनको एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी रखना पड़ता है इसमें। फेडरलिज्म का पॉइंट से अगर देखें तो डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो रिफॉर्म है वो आपके स्टेट लेवल पे लाया जा सकता है, जिससे बिजनेस आगे बढ़ेगा, जैसे लैंड, लेबर। तो इसके लिए अभी 28 स्टेट को परसू करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसीलिए हर स्टेट को अपना जो दायित्व है टू डी रेगुलेट उसको निभाना जरूरी रहेगा, ताकि हम हमारा जो ग्रोथ है वो हम 10-12% तक ले जा सके, तभी हम बाय 2047 विकसित भारत बन सकते हैं। फिर एक रिस्क ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म है कि ओवर अगर हम डीरेगुलेशन करें, डीरेगुलेशन करना है लेकिन ओवर डीरेगुलेशन करें कि जो बिजनेस है, जो कैपिटलिस्ट है, उनके ऊपर एकदम लैक्स है या फिर मिनिमल आपका रेगुलेशन है, तो उससे एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जो डर है वो बढ़ता है। ये भी एक साइड है। प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो जो हम डीरेगुलेशन करेंगे उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंज्यूमर की सेफ्टी को नजरअंदाज ना किया जाए। जो बिजनेसेस है उनमें आपके मिनिमम जो रेगुलेशन है, ऑप्टिमम जो रेगुलेशन है, ताकि बिजनेस का इंटरेस्ट भी बचा रहे
कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी बचा रहे और गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे सही रहे। बाकी जो की टर्म्स है वो मैंने ऑलरेडी इस चीज में समझाया ही है। डीरेगुलेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, लाइसेंस राज प्री 1991 का जो एरा है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन जब गवर्नमेंट क्या करती है अपने किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट का भी कंपनी होता है जिसको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, अगर सेंट्रल लेवल पे हुआ, स्टेट लेवल पे हुआ तो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें गवर्नमेंट का शेयर अगर 51% से ज़्यादा है तो वो पब्लिक एंटरप्राइज है। तो उसमें अगर गवर्नमेंट क्या करती है अपना शेयर घटा के 49% या फिर बिलो 49% करती है तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब हम इंटीग्रेट हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट से थ्रू एफडीआई, थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि कितना सहूलियत के साथ एक देश में बिजनेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए जो क्लियरेंस है उसको और इजी किया जाना है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सनसेट क्लॉज क्या है कि जो रेगुलेटरी मेजर्स ली गई है उसको हमेशा के लिए नहीं रखना है, उसका एक सनसेट क्लॉज रहना चाहिए कि एक समय के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा या फिर वो रिपील हो जाएगा, फिर उसमें रिव्यू किया जाएगा कि वो चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो एडम स्मिथ हो या फिर फ्रेडरिक हायक हो, ये दोनों ही जो फिलोसोफर है, फ्रेडरिक हायक आपके 21st सेंचुरी के हैं, एडम स्मिथ आपके 18 सेंचुरी के ही 18 सेंचुरी के हैं। तो अभी इन दोनों ही जो थिंकर्स है इनके हिसाब से स्टेट का जो इंटरवेंशन है दैट नीड्स टू बी मिनिमम। ये मिनिमम स्टेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि जब स्टेट मिनिमम रहेगा और आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जब आज़ादी दी जाएंगी, लिबर्टी दी जाएंगी टू डू बिजनेस, तभी क्या है देश का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे या फिर ऐसे में भी लिखेंगे तो आपको डिफरेंट एंगल से चीज़ों को सोचना है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीरेगुलेशन अगर हुआ तो उससे क्या होगा, आपका जो जॉब है वो ज़्यादा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि डीरेगुलेशन होते ही इकोनॉमी फ्लोरिश करेगा और उससे जॉब जो है मार्केट में वो ज़्यादा आएंगी। बस इसको ध्यान रखना है कि जॉब जब डीरेगुलेशन होगा उससे जो जॉब सिक्योरिटी है वो बनी रहे, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो जॉब है वो फॉर्मल हो ना कि इनफॉर्मल हो, मतलब पेपर बेस्ड हायरिंग हो वर्कर्स का। पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की जरूरत रहेगी टू इम्प्लीमेंट ऑल सच रिफॉर्म्स। नेक्स्ट लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो डिफरेंट लॉ है जो ओवर रेगुलेट कर रही है उनको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपका जन विश्वास जो बिल है 2.0 को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने की जो व्यवस्था है वो की है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि जो देश है उसके अंदर जो रिसोर्स है उसको कौन ज़्यादा संभालेगा। अगर प्राइवेट एंटिटी संभालती है तो क्या वो जो जरूरी सर्विसेज है उसको आपके चीप कॉस्ट में दे पाएंगी, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए स्टेट को जो मिनिमल रोल है वो तो प्ले करना ही है, ओके, ताकि मैक्सिमाइज की जा सके इकोनॉमिक इफिशिएंसी को भी एंड वेलफेयर को भी, ताकि कोई इंसान पीछे ना छूटे, जो सोशल इक्विटी एंड जस्टिस है वो बरकरार रहे। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो डीरेगुलेशन को बिजनेस फ्रेंडली माना जाता है कि इससे आपकी जो डिफरेंट नेशन है वो कनेक्ट होती है थ्रू बिजनेस, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अगर इकोनॉमी को बूम करना है, ग्रोथ दिलवाना है, जॉब क्रिएट करना है, जीडीपी आगे बढ़ाना है, तो प्राइवेट सेक्टर को मिनिमल इंटरफेरेंस करना जरूरी रहेगा बाय स्टेट। नेक्स्ट है, आप अगर ये जो बेसिक चीजें हैं आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इकोनॉमी के कौन से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी के, वो हमने इसमें मेंशन कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस में फिर आपके इकोनॉमी में ये कौन से क्लास के पढ़ेंगे वो भी, और कौन से चैप्टर्स में आपको चीज़ें मिलेंगी वो भी मेंशन की है। बाकी सिलेबस से जो लिंकेज है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है देख के लगता है कि इकोनॉमी से है, नो डाउट इकोनॉमी से है, लेकिन इससे इसका कनेक्शन तो आपका पॉलिटी से भी है, गवर्नेंस से भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी है, एथिक्स से भी है, और ऐसे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम अभी हमें दिखाई पड़ रही है ओवर रेगुलेशन की, उसको एक्नॉलेज करना पहले जरूरी है बाय दी पॉलिटिशियंस, बाय दी एग्जीक्यूटिव और बाय दी ब्यूरोक्रेट्स की ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो
उस प्रॉब्लम को जब हम एक्नॉलेज करेंगे उसके बाद हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा जिससे हम डीरेगुलेशन का जो पाथ है उसको मेजर करेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन से चीज़ों को हम चेंज करें ना करें, और उसके बाद उसको फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी बनाना पड़ेगा, जो मिनिमम रेगुलेशन चाहिए उसको हम बरकरार रख सके ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इसको प्राइवेट सेक्टर ध्यान नहीं देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान नहीं देगा, कंज्यूमर राइट्स को प्राइवेट सेक्टर ध्यान नहीं देगा। इसके लिए गवर्नमेंट को इन तीनों ही चीज़ों में रेगुलेशन करना ज़रूरी रहेगा। बाकी एक इसमें क्वेश्चन भी हमने बना दिया है, आने वाले मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रिजिंग द जनरेशन गैप। तो ये जो आर्टिकल है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादातर, और बाकी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी मुद्दा क्या है कि आज के समय पे जो जनरेशन गैप है वो काफ़ी फास्ट पेस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का डायमेंशन है उसके वजह से। तो ध्यान रखिएगा कि जो जनरेशन होती है अभी समझ लीजिए एंशिएंट समय पे भी देखे या फिर मेडिएवल समय पे भी देखे तो उसमें भी एक जनरेशन गैप हुआ करता था, लेकिन इतना ड्रास्टिक हुआ नहीं करता था जितना आज के समय पे है। इतना हाइपर जनरेशन गैप पहले नहीं देखा गया है। आज के समय पे अगर आप देखें तो जो यूथ है, ओके, जो यंग है और जो एल्डर है, तो यंग के हिसाब से रहते हैं, वो अपने वैल्यूज़ को लेके ही चलते हैं, और जो एल्डर है वो अपने वैल्यूज़ में ही स्टिक रहते हैं। तो उससे क्या है, एक जो काफ़ी बड़ा ब्रिज जो एक काफ़ी बड़ा जनरेशन गैप है वो देखने को मिला है। तो उसी जो हाइपर जनरेशन गैप देखने को मिला है बिकॉज ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजिकल रजीम, तो उसको हमें क्या करना है, ब्रिज करना ज़रूरी है। नहीं तो जो आपके एल्डर एंड यंगर है उनके बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा और एक कन्फ्लिक्ट हमेशा ही बनी रहेंगी। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की है कि जब जनरेशन गैप आ जाता है तो उससे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बनता है, क्योंकि जो आपकी बिलीफ है, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो यंग एंड एल्डर जनरेशन में आज के समय पे काफ़ी फास्ट पेस पे चेंज हो रही है। स्पेशली जो एल्डर्स है उनका जो व्यूज़ है वो तो काफ़ी समय से कांस्टेंट ही है, लेकिन जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनका वैल्यू काफ़ी फास्ट पेस से बढ़ रहा है, जिससे एक जो तालमेल रहता है वो नहीं बैठ पा रहा है। पास्ट में जो बैठ पाता था कि जो एल्डर जनरेशन है वो यंगर जनरेशन को सिखाती थी कि जो भी वैल्यूज़ है, जो भी गुड थॉट्स है, वो चीज़ें अभी आपकी मिस हो रही है। यंग के हिसाब से है, ओल्ड के हिसाब से है। तो इसीलिए जो बॉन्ड खराब हो रहा है उसको बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि जो ओल्डर जनरेशन है वो आपकी आइसोलेट हो रही है, और जो यंगर जनरेशन है वो डिसइल्यूशन हो रही है, भ्रम में जी रही है। तो इसीलिए क्या है, दोनों जनरेशन्स को मदद कर सकती है। तो जो जनरेशन गैप है, तो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम रीअफर्म करें, री इन्वेंट करें, ताकि फिर से हम कनेक्ट कर सके दोनों जनरेशन को। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हम देख सकते हैं। तो अभी इसमें वही चीज़ें हमें क्या करनी है, कनेक्ट करनी है। तो इसमें एल्डर हो या फिर यंगर हो, यंगर जनरेशन 84% और एल्डर जनरेशन में 86% ये महसूस करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक हो गया है और उसको रिसर्च भी करना है, री इन्वेंट भी करना है। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी है वो एक आपका डबल एज शॉर्ड की तरह काम कर रही है। तो जिसमें आपकी जो यूथ है वो कम से कम 80-90% यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ वेल वर्स्ड है, और जो एल्डर जनरेशन है उनमें आपके 75% जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ उनका कनेक्शन सी नहीं रहा है। तो इसीलिए क्या है, एक अब गैप जो है वो देख हम सकते हैं। तो इसमें सोल्यूशन क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना काफ़ी ज़रूरी है बिटवीन यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन, ताकि ओल्ड यंग दोनों ही एक दूसरे को समझ पाए, दोनों ही एक दूसरे के वैल्यूज़ को आपके अपने अंदर एसिमिलेट कर पाए, उसको रेस्पेक्ट कर पाए, और ज़रूरत पड़ने पर उसको आपका चेंज भी कर पाए। तो इसमें अगर थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें तो प्री कॉलोनियल एरा में, एंशिएंट टू मेडिएवल समय पे अगर देखें तो पितृभक्ति, मातृभक्ति पे ध्यान दिया जाता था।
तो इससे जो जनरेशन गैप है वो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता था, जो ब्रिज है वो बना रहता था। नेक्स्ट कॉलोनियल पीरियड में देखें तो कॉलोनियल पीरियड के समय ही मॉडर्नाइजेशन आई, मॉडर्न एजुकेशन आया, और इसी के वजह से क्या है, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, मार्केट ओरिएंटेड थॉट्स, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। इवन न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली में बनने लगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो 1947 से 1990 तक नेहरूवियन सोशलिज्म था, तो इसमें फैमिली जो बॉन्डिंग था वो खराब नहीं हुआ था, क्योंकि प्राइमरीली जो इंडियन सोसाइटी था टिल 1990s एग्रेरियन ही था। आज भी एग्रेरियन है, लेकिन तब ज़्यादा एग्रेरियन था। उस समय 70-80% एग्रेरियन था, अभी 45% एग्रेरियन है। ओके, तो उस समय तक भी ठीक था। लिबरलाइजेशन एरा में अगर देखें तो आज के समय पे जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली 13% थी बिफोर 1990, आज के समय पे वो 30% हो चुकी है न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली का होना मतलब क्या, बस यूथ ही है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके बच्चे हैं, जो एल्डर्स है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, ये नहीं है। तो इससे क्या है, जो एक कनेक्टिविटी है, इमोशनल कनेक्टिविटी, वो आपकी बहुत हद तक, जो कल्चरल कनेक्टिविटी है बहुत हद तक आपकी निगेट हो गई है। तो रिसेंट ट्रेंड में अगर देखें तो जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपका यंग पॉपुलेशन ही है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, और 10% अबाउट 8 to 10% पॉपुलेशन जो है आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो अबव 65%, सॉरी, जो अबव 65 एज के हैं। तो इससे अभी क्या है, जो स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक चेंज है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए जो यंग पॉपुलेशन का वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, एटीट्यूड है, वो ज़्यादा हमें नज़र आता है। और जो 8-10% एल्डर पॉपुलेशन है, उनकी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रही है, उनके जो नॉर्म्स है, उनके जो एटीट्यूड्स है, वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रहे हैं, और इसी के वजह से एक फ्रिक्शन जो है वो देखने को मिला है। और इसी के वजह से आप क्या है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है हमारी, या फिर एल्डर पॉपुलेशन है, वो आइसोलेशन में, डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो कनेक्टिविटी है इसको लाना ज़रूरी है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा कि कितना डिफरेंस है। डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी देखा जाता है कि यूथ जो है आपकी डिजिटाइज्ड हो गई है, और जो एल्डर है वो ओनली 25% ही एल्डर पॉपुलेशन स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। तो इसके वजह से क्या है, वो वैल्यूज़ को जो है एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और इमोशनली भी काफ़ी लोनली फील करते हैं। एक लोनलीनेस एपिडेमिक आया है ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, 70% जो है अफेक्टेड है। तो इसीलिए अभी क्या है, एक इकोनॉमिक प्रेशर भी देखा जाता है, लोनली है, कोई है नहीं, तो 65 के बाद एज रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज आ जाती है, चल फिर ना पाना, कमा ना पाना। तो इससे क्या होता है, एक इकोनॉमिक प्रेशर भी रहता है, हेल्थ का, मेडिकल का प्रेशर भी रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, और एक जो कल्चरल शिफ्ट है वो हमने देखा ही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सभी चीज़ों को जो लैगिंग है इसको रिवर्स करना है। नेक्स्ट जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें अभी फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो डियोंटोलॉजी के बेसिस से देखें तो डियोंटोलॉजी ड्यूटी बेस्ड चीज़ें बतलाता है कि जो हमारे एल्डर पॉपुलेशन है उनके प्रति हमारा केयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए, उनको केयर करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि उनके वजह से ही हम आज इस दुनिया में हैं। तो इसीलिए क्या है, उनका केयर करना, ताकि वो रिटायरमेंट एज में हैप्पीली रह सके, विदाउट डिप्रेशन रह सके, उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके, मेंटल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। एथिक्स ऑफ केयर जो है वो हमें देखना ज़रूरी रहेगा, ताकि उनके प्रति हमारी एम्पैथी, कंपैशन एंड पेशेंस रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो डायमेंशंस में आप इसको डिफरेंट डायमेंशन से देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इंटर जनरेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू स्कूल एंड कम्युनिटीज़ की डिफरेंट जो डायलॉग्स है वो हो, ताकि दोनों
जनरेशन दोनों को समझ पाएँ। फिर पॉलिसी जो है उसको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 लाया गया है। आसाम में भी प्रणाम एक्ट है, जिसके तहत अगर कोई यंग चाइल्ड है वो आपका अपने पेरेंट्स को नहीं देखता है, तो जो सरकार है वो उसका सैलरी का 10-15% काट के पेरेंट्स को दे सकती है। तो इससे क्या है, जो एथिक्स इरोड हो रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है थ्रू लॉ। लेवरेज करना है टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्शन, तो जो एल्डर जनरेशन है उनको भी टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट करना है ताकि वो क्या कर सके, अपने जो यंगर जनरेशन है उनको समझ सके। फिर एक जो आपका क्रिएट एन एज फ्रेंडली इकोसिस्टम, तो पार्क बनाना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उस तरीके से डेवलप करना, जेरिएटिक केयर को डेवलप करना, तो ये सभी हम कर सकते हैं। फिर वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो एजुकेशन के ज़रिए इकोसिस्टम बना के, लॉ बना के, ओके, पॉलिसी लेके और इंटरजेनरेशनल डायलॉग को प्रमोट करके हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।